पिता कौन है? रैम। इसका मतलब पृथ्वीराज, जयमल और सांगा भाई है। तो रैमल जी के जो 13 बेटे थे ना, उन 13 में 3 मुख्य थे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। जब रायमल जी जीवते थे तब इन तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई होती कि पापा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा, और डेली लड़ते वहां पे। पृथ्वीराज के पापा के मरते मैं राजा बनूंगा, जयमल के बस पापा मरते मैं बन जाऊंगा। लेकिन रायमल जी ने कहा मांगता हूं मेरे सामने तो ये बात मत किया, सुबह शाम बात करते पापा मरेंगे तो राजा बनूंगा। तो यूं देवता के हाथ ही जोड़ रहे हो कि मरे मरते हम क्या बने। पर इनके भाई कोई असर नहीं पड़े, वैसे वैसे आपस भाइयों में वाद विवाद हो। तो इनके एक अंकल थे, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था अंकल का? सारंग देव नाम करके अंकल हुआ करते। और उन अंकल ने एक दिन कहा कि यार एक काम करते हैं, अपने किसी को हाथ दिखा लेते हैं, तुम्हारा भविष्य दिखा लेते हैं, और तुम्हारा भविष्य देख के कोई ना कोई बता देगा कि तुम में से अगला राजा कौन बने। तो कहा ठीक है। तो चित्तौड़ राजधानी थी, चित्तौड़ के पास में कोई माताजी का मंदिर था। उस माताजी के मंदिर में पूजा करने वाली महिला रहती थी, पुजारण हो गई, पुजारण हो गई। तो जो पुजारण माई थी वो हाथ देखती थी। तो कहा उस पुजारण माई के पास चलते हैं, वो हाथ देख के बता देगी कि तुम में से अगला राजा कौन बने। गए उस पुजारण माई के पास और पुजारण माई को जाके कहा कि पुजारण माई हाथ देख के 3 राजकुमार है, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, और हाथ देख के बता कि इनमें से अगला राजा। दिखाते ना ऐसे हाथ देखना, समझते हो? आपकी मम्मी दिखाती होगी, आपकी कुंडलियां नहीं दिखाती हो, है ना? आपको पंडित जी आते होंगे, उनको मम्मी कुंडली दिखाती होगी, और पंडित जी कहते होंगे कि राजयोग है। क्या है? और आपकी मम्मी इसका मतलब ये समझती है कि आप आरएस लग जाओगे। क्या लग जाओगे? बताई थी ना ये बात तो मैंने दिन नहीं बताई थी कि घरों में कुंडलियां, ये सब घर वाले थोड़ा बहुत, मम्मियां सारी इन मामलों में यूं लगी रहती है ना? सारी यूं पूछती रहती है नौकरी कब लगेगा, कब बिजनेस में फायदा होगा, कब शादी ब्याह होंगे, इस प्रकार बातें पूछती रहती है। तो कोई पंडित जी आते हैं, हम सबको यूं पूछते रहते हैं कि और पंडित जी ने कभी किसी को निराश नहीं किया। पंडित जी सबके क्या बता के जाते हैं? राजयोग बता। कोई पंडित जी का, पंडित जी फिर आपका राजयोग कब आएगा? आपका तो नहीं आ रहा, आप अपना ही देख लो कभी ना कभी। तो पंडित जी सबके राजयोग बता के जाते थे। मेरे तो खुद का मम्मी ने कोई कुंडली वुंडली दिखाई, पंडित जी कह के राजयोग है, तो मम्मी ने मेरे को फोन किया कि तू पक्का आरएस बनेगा। अपने पढ़ाई बंद कर दी। भाई पंडित जी ने बता ही दिया तो होने को तो कोई टाल, फिर पढ़ो और नहीं पढ़ो फिर कोई मतलब तो नहीं है। तो अपने आरएस बने नहीं, तो पढ़ाई की तो भी नहीं बने, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने कहा इसका मतलब पंडित जी झूठ बोलते हैं, और ऐसे कोई भी आरएस बनता नहीं। तो मैं, मेरे को दोस्त बाद में आगे और कभी कोई बताते हैं, कोई जूनियर आगे बताता है कि सर मेरे राजयोग बताया हुआ है, आपका हाथ दिखाओ, देखे मैं दिखाता हूं। तो अभी भी मेरे कोई देखता तो वो कहता तेरे राजयोग है। तो मैंने कहा यार कैसे है फिर राजयोग, अपने नौकरी तो लगे नहीं। फिर मैं यूं मन को सांत्वना देता हूं कि देख यार अपने इतने लोगों को पढ़ाते हैं, इतने टाबर यूं राजी रहते हैं, हंस हंस के जाते हैं टाबर, ये भी तो राजयोग ही। इतने लोगों को राजी रखना भी तो अपने आप में क्या है। फिर मैं कई बार मन को और समझाता हूं कि राजवीर, राजयोग का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता, इसका मतलब अपने मंत्री बनेंगे। धूड़ खावनी दोबा भर भर खावनी, दोहरा माता बैठ रखावनी, है ना? कि मिट्टी खानी हो तो बाद में कैसे खाई जाए? हथेलियां भर भर के खाई जाए, टीले के ऊपर बैठ के खाई जाए। जब सोचा ही तो आदमी ने फिर ढंग से सोचा था, फिर नीचे कम सोचे ही क्यों? तो आपके भी ऐसे जब भी राजयोग बताए तो आप क्या सोचोगे? क्या बनोगे? एक बार आरएस सोच लेना, फिर आरएस नहीं बनो तो क्या सोच लेना। तो वैसे वैसे पृथ्वीराज, जयमल, सांगा गए और पुजारण माई को हाथ दिखाया। तो पुजारण माई ने तीनों के हाथ देख के कहा कि क्या करोगे तुम? पूछ के बाप के मरने के बाद एक आदमी को तो राजा बनना ही है, तो बन जाएगा, क्या पूछते हो ऐसे? और मैं अभी बता दूंगी तो फिर भाइयों भाइयों में मनमुटाव हो जाएंगे, ये बनेगा, दो उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल था, पृथ्वीराज ने तलवार निकाली बार, फिलोसफी में झाड़ बता, फालतू की झाड़ रही फिलोसफी। डोकरी गुस्सा आया, पर गुस्से में क्या करे, पृथ्वीराज तलवार लिए खड़ा था। डोकरी का और तो बस चला, डोकरी ने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, 2 खड़े, इनमें से बता कौन बनेगा। उसने बेचारे डरते डरते कहा कि सांगा बनेगा। कौन बनेगा? और जैसे ही कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज और जयमल टूट के पड़े, सांगा को लिया साइड में, सांगा कूटने लगे, सांगा की आंख फोड़ दी थी, सांगा की आंख नहीं थी, तो एक आंख इन दोनों भाइयों ने तोड़ दी थी, उसने फोड़ दी इन्होंने भाइयों ने। पर वो बेचारी पुजारण माई, अंकल सारंग देव जी जैसे तैसे बीच बचाव करके पड़े और सांगा का भाग यहां से। तो सांगा अपना घोड़ा लेके भागा वहां से। राजसमंद जिले में गांव पड़ता था सेवंत्री। कौन सा गांव था?
वहां एक भगवान विष्णु का मंदिर था, रूपनारायण जी भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में एक मारवाड़ का तीर्थ यात्री रुका हुआ था, बिदा जेतमालोत। कौन सा तीर्थ यात्री रुका हुआ? कोई अपने परिवार को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ मारवाड़ का एक बंदा था, और रात्रि विश्राम करने के लिए और रुक गया, आपके मंदिर के अंदर रुक गया। कौन से गांव में? सेवंतरी। कौन से गांव में? कौन रुका हुआ है? और सांगा मंदिर में जाता है, वो सांगा थका हुआ, घोड़ा थका हुआ, खून टपके, उसके प्यास लगी हुई। और वहां पर जब पहुंचा तो उसने बिदा जेतमालोत ने देखा कि यार कौन कैसे, तो कहा मैं तो मेवाड़ का राजकुमार हूं, ऐसे भाई पीछे पड़े हुए इस चक्कर के अंदर आया हूं, तुम यार सहायता करो मेरी। तो बिदा जेतमालोत ने कहा सहायता तो क्या कर सकते हैं, भाई तेरे पीछे आएंगे, तो एक काम कर, हमारा घोड़ा लेकर रवाना हो, और तेरे भाई जब यहाँ आएंगे तो हम उनको यहाँ पे रोक लेंगे, हम उनको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, तेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, वो निकल जाएंगे और हम उनको बातें लगा लेंगे यहाँ पे। तो सांगा ने अपना घोड़ा छोड़ा, बिदा जेतमालोत कर घोड़ा लेके वहां से रवाना हो गया। पृथ्वीराज जयमल पीछे आए, तो उन्होंने देखा भाई सांगा घोड़ा वहां खड़ा, तो उन्होंने पूछा भाई ये घोड़ा यहाँ खड़ा है, ये बंदा कहाँ गया? तो उन्होंने कहा इधर यूं कहा, हमें तो नहीं पता कहाँ गया यार, हमने तो बाहर आए तो देखा घोड़ा ये बंदा और हमारा घोड़ा लेके और भाग गया, कौन आदमी था, तुम कौन? और उन दोनों को पता चल गया कि यह आदमी इनके साथ में मिला हुआ है, क्योंकि उन दोनों ने आगे जाने की कोशिश की तो बिदा जेतमालोत उनको रोकने का प्रयास करता है। तो वहां पे बिदा जेतमालोत और उसके परिवार के लोग और पृथ्वीराज जयमल के बीच में लड़ाइयां होती है। पृथ्वीराज जयमल बिदा जेतमालोत को मार देते हैं, लेकिन बिदा जेतमालोत ने इतनी देर तक रोक लिया था पृथ्वीराज जयमल को कि सांगा को वहां से आगे निकलने का मौका मिल गया था। क्योंकि सांगा यदि राजा बना था तो उसके लिए सिर किसने कटवा लिया था? बिदा जेतमालोत ने। कौन से गांव के अंदर? कि करवाड़ा दल जूंजियान करवाड़ा कटे, सांगो भोगे चित्रकूट सिर बिदा सटे। कि सांगा यदि चित्तौड़ का राजा बना था तो इसके लिए सिर देने वाला आदमी कौन था? फिर सांगा यहां से भाग के आगे श्रीनगर जाता है। अजमेर में एक जगह पड़ती है श्रीनगर, कश्मीर वाला नहीं। और यहां पर एक बंदा रहता था करमचंद पंवार। कौन बंदा रहता था? ये करमचंद पंवार मालवा वाले परमारों का वंशज है। किसका वंशज है? मालवा में परमार पढ़े थे हमने, मैंने बताया मालवा में परमार थे, बाद में तुर्क आ गए थे, तुर्क आ गए तो मालवा वाले परमारों का शासन वहां से समाप्त हो गया था, तो मालवा वाले परमार अपने राजस्थान आ गए थे। वो महपा पंवार, चाचा मेरा महपा पंवार है, वो मालवा वाले परमारों का वंशज है। ये श्रीनगर में जो करमचंद पंवार बैठा है ये भी मालवा वाले परमारों का वंशज था, ये यहाँ बैठा था। सांगा इसके पास आगे शरण लेता है और सांगा ने कहा कि भाई मुझे शरण दे, मेरे कभी अच्छे दिन आएंगे तो मैं तुझे रख लूंगा। तो करमचंद पंवार ने उसे शरण दे दी थी। तो सांगा को सेवंतरी गांव में बचाता कौन है? शरण कौन देता उसे? कौन से गांव में? श्रीनगर कहां पड़ता है? सेवंतरी कहां पड़ता है? राजसमंद कहां पड़ता है? अब सांगा चुपचाप गुपचुप तरीके से यहां पर बैठा हुआ है। इतने में सांगा को समाचार मिला कि उसका एक भाई जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मरा। इतने में सांगा को समाचार मिला कि उसका एक और भाई पृथ्वीराज सिरोही गया था और उसके जीजाजी जगमाल देवड़ा ने उसके जहर के लड्डू खिला के मार दिया। सांगा के दो भाई खिलाफ थे, जयमल और पृथ्वीराज, दोनों मर गए। रायमल अभी तक जिंदा है, रहमल जी अभी तक है जिंदा है। तो अब सांगा को पता चला मेरे दोनों भाई तो मर गए, तो सांगा ने वापस एंट्री की। उसने रहमल को जाकर डैडी मैं आ गया। रहमल जी ने पूछा कहां था इतने दिन तू? तो मैं श्रीनगर घूमने गया था। मुझे लगता है रहमल जी को लगा होगा उस वाले श्रीनगर गया होगा। अब रहमल जी के ढंग के बेटों में से यही बचा हुआ था। तो रहमल जी ने कहा भाई मेरे मरने के बाद राजा किसको बनाया जाए? सांगा। तो रहमल की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? क्या स्थितियां हैं जब सांगा राजा बना था? जब सांगा का राज तिलक होता है उस समय आसपास की रियासतों की क्या स्थितियां थी, सुनना आप, देखना एक बार। अपने उत्तर भारत में 3 बड़ी रियासतें हुआ करती थी उस समय, दिल्ली, मालवा और गुजरात। कौन कौन सी 3 रियासतें हुआ करती? ये तो दिल्ली, एक कौन सी आपकी? मालवा, और एक रियासत कौन सी? गुजरात। सांगा 1509 में जब राजा बनता है उन दिनों दिल्ली में एक सुल्तान था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। दिल्ली का सुल्तान कौन है? उन्हीं दिनों जो मालवा का सुल्तान है उसका नाम है नासिर शाह। मालवा के सुल्तान का नाम क्या है? और उन्हीं दिनों जो गुजरात का सुल्तान है उसका नाम है महमूद शाह बेगड़ा। क्या नाम है उसका? महमूद शाह बेगड़ा। तो मुझे याद है एक बार सवाल था कि सांगा जब राजा बना था तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कोई दिल्ली वाला पूछ सकता है तो मालवा गुजरात वाले पूछे जा सकते हैं। तो मालवा का कौन रहा था? नासिर शाह। और गुजरात का कौन था? महमूद शाह बेगड़ा। अरे महमूद बेगड़ा बड़ा राजा हुआ था, मतलब महमूद बेगड़ा के लिए वैसी बातें की जाती कि महमूद बेगड़ा खाने पीने का गजब का शौकीन था। सुबह सुबह उठते ही नाश्ते में बकरा खा जाया करता था। इतना ज्यादा वो यूं था कि 10 किलो दूध पीता, 10 किलो जलेबियां खाता, वैसे नाश्ता किया करता था महमूद शाह बेगड़ा। तो राज तिलक के टाइम में दिल्ली का सुल्तान कौन है? सिकंदर लोदी। मालवा कौन है? नासिर शाह। और गुजरात का सुल्तान कौन है? हालांकि सांगा की इन तीनों से लड़ाई नहीं,
सांगा की इनके बाद में जो राजा बने थे उनके साथ लड़ाई हुई। जैसे सांगा दिल्ली में जिस आदमी से लड़ता है वो आदमी इब्राहिम लोदी। कौन बंदा है? तो सांगा की दिल्ली के कौन से सुल्तान से लड़ाई होती है? सिकंदर लोदी का बेटा राजा बनता है। सिकंदर लोदी के बेटे का नाम क्या था? तो इब्राहिम लोदी कहां का राजा? दिल्ली। आगरा राजधानी बन गई थी वैसे तो इनकी, पर फिर भी दिल्ली सल्तनत ही बोला करते इसको। तो सांगा के और इब्राहिम लोदी के बीच में 2 लड़ाइयां होती है। कितनी लड़ाइयां होती है? पहले एक युद्ध होता है खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खातोली कोटा में एक जगह पड़ती है। खातोली कहां पर पड़ता है? तो कौन सा युद्ध होता है आपके नाम बताओ देखिए? 1517 में। कब हुआ ये युद्ध? इसके बाद एक युद्ध और हुआ, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी पड़ता है धौलपुर में। बाड़ी कहां पर पड़ता है? ये अगले ही साल युद्ध हुआ। अगले साल होगा तो कब होगा? 1518। तो सांगा के दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में 2 लड़ाइयां हुई। बताओ कौन कौन सी? खातोली का युद्ध और बाड़ी का। खातोली कहां पड़ता है? कोटा। बाड़ी कहां पड़ता है? सांगा ने दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो अब सांगा की मालवा वालों के साथ लड़ाई हुई। सांगा की मालवा में जिस बंदे के साथ लड़ाई होती है उस बंदे का नाम है महमूद खिलजी। क्या नाम है? तो आप अपने कहेंगे सर कुंभा के टाइम में भी महमूद खिलजी था, तो वो मान लो फर्स्ट और ये मान लो आप तो सेकंड। तो महमूद खिलजी सेकंड के साथ किसके साथ लड़ाई हुई? महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड कहां का राजा? मालवा का। और यहां इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है गागरोन का युद्ध। दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़। कहां पे पड़ता है? तो इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? गागरोन का युद्ध। उसके अगले ही साल 18 के अगले ही साल तो कब हो जाएगा आपके? 1519। तो आप अपने जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब अपने अपनी सहूलियत के लिए उनके नाम के फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, वरना फिर समझ में कैसे आएंगे कौन से की बात कर रहे हैं। तो सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में कौन सा युद्ध होता है? गागरोन का युद्ध। गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़। लिखो युद्ध का कारण और सुनना। देखो बात, अपने ये मेवाड़ और मेवाड़ के पास में इधर लगता हुआ अपने क्या पड़ता था? मालवा। कुंभा के टाइम में मालवा का जो सुल्तान था उसका नाम क्या था? महमूद खिलजी फर्स्ट। ताकतवर राजा था। कुंभा से भले ही हार गया हो पर वो बहुत ताकतवर राजा था। महमूद खिलजी फर्स्ट से लेके महमूद खिलजी सेकंड के बीच में जो राजा बने ये बड़े बेलखने हैं। ये गयास शाह, नासिर शाह, ये जो राजा थे इनमें किसी में भी शक्ति ज्यादा नहीं थी। जब ये शक्तिशाली नहीं थे तो इनके एक प्रधानमंत्री ने इनको नचाना शुरू कर दिया। मालवा में एक जगह पड़ती थी चंदेरी। कौन सी जगह पड़ती? चंदेरी। चंदेरी नाम की एक जगह पड़ती, और चंदेरी का एक बंदा था उसका नाम था मेदिनी राय। चंदेरी के बंदा उसका नाम क्या है? मेदिनी राय नाम करके एक बंदा है। और इस मेदिनी राय ने इन मालवा के सुल्तानों को नचाना शुरू किया। वो प्रधानमंत्री बन गया मालवा का, और अब उसके जब जी में आता उसको राजा बना देता, जब जी में आता उसको राजा हटा देता। कि अभी गयास शाह को बनाओ, गयास शाह को हटा के नासिर शाह को बना दो, नासिर शाह को हटा के फलाना शाह को बना दो। हर बार अपने हिसाब से बना लिया करता। और अब उसने नया राजा बना दिया महमूद खिलजी सेकंड को। किसको बना दिया? महमूद खिलजी सेकंड भी यदि किसी की सहायता से मालवा का सुल्तान बनता है तो बंदा कौन है? मेदिनी राय। मेदिनी राय कहां का है? अब महमूद खिलजी सेकंड बना तो इसकी सहायता से, पर महमूद खिलजी सेकंड खुद ताकतवर आदमी है, तो बनने के बाद उसने इसकी बातें मानना बंद कर दिया। उल्टा महमूद खिलजी सेकंड को लगा कि ये बड़ा इंटरफेयर कर रहा है, तो उसने कहा तू रुक मैं तुझे बताता हूं, और उसने चंदेरी पे कब्जा कर लिया। कहां पर कब्जा कर लिया? इस मेदिनी राय को भगा दिया, भाग यहां से, चंदेरी नहीं दूंगा मैं तेरे को आज के बाद में। तो मेदिनी राय भाग के आ जाता है सांगा के पास। भाग के कहां जाता है भाई? मालवा के टच करता हुआ क्या लगता है? मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन है? सांगा। दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त है। मालवा वालों का दुश्मन मेवाड़। चंदेरी के मेदिनी राय का नया नया दुश्मन कौन बना है? मालवा। तो भाग के किसके पास आ गया? मेवाड़ वालों। और सांगा ने मेदिनी राय को शरण दे दी और उसको रहने के लिए किला दे दिया, गागरोन। कौन सा किला दे दिया? गागरोन का किला सांगा के पास में था, तो उसने चंदेरी के मेदिनी राय को कौन सा किला दे दिया? गागरोन। ये बात पता चली इधर महमूद खिलजी सेकंड को कि अपना जो दुश्मन है मेदिनी राय वो भाग के किसके पास गया? मेवाड़। और मेवाड़ वालों ने उसको कौन सा किला दे रखा है? इसलिए उसने कहा तू बोले पाताल में चला जा, मारूंगा मैं तुझे आके। तो गागरोन पर हमला कर देता है। कहां पर हमला कर देता है? अब जब उसने गागरोन पर हमला किया तो मेदिनी राय ने सांगा की तरफ देखा। भाई मेदिनी राय किसके पीछे कूद रहा है? सांगा के। तो उसने कहा भाई ये आ गया और मेरी लड़ाई हो रही है। सांगा ने कहा तुम वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। तो सांगा गागरोन जाता है और गागरोन जाके महमूद खिलजी सेकंड को हरा देता है। तो सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में युद्ध का तात्कालिक कारण कोई यह था, तो यह था कि सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड के एक विद्रोही को शरण दे दी थी। वो विद्रोही कौन है? मेदिनी राय। कहां का था? और सांगा ने कौन सा किला दे दिया था?
बोले पड़ेगी बात। सांगा का एक सेनापति हुआ करता हरिदास चारण। सेनापति का नाम क्या है? और हरिदास चारण महमूद गलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लेता है। ये भाग रहा था, भागते हुए हरिदास चारण पकड़ लिया, पकड़ के सांगा के दरबार में लाए। सांगा ने पूछा कौन है ये? कहा सर ये वो महमूद खिलजी सेकंड, ये भाग रहा था, हमने पकड़ लिया। किसने पकड़ा? कि साहब हरिदास चारण ने। और सांगा राजीवार सांगा ने कहा हरिदास जी आज के बाद मेवाड़ का राजा मैं नहीं हूं, आप हो, पूरा मेवाड़ आपको दिया। हरिदास जी अरे अरे साहब क्या बात कर दी, इतनी बड़ी बात, राजा तो आप ही रहोगे, छोटा मोटा इनाम दे दोगे। अच्छा पूरा मेवाड़ नहीं लोगे? चलो मैं 12 गांव देता हूं आपको। कितने गांव देता हूं? तो कहते पहले तो सांगा पूरा मेवाड़ देने की घोषणा कर देता है, लेकिन बाद में हरिदास जी ने कितने गांव स्वीकार किए, तो उनका कितने गांव दे दो मेरे को? 12 गांव। तो कौन से सेनापति को 12 गांव दिए गए? किसको पकड़ने के कारण? वालों के बीच में कौन सी लड़ाई होती है? गागरोन। कौन सा युद्ध होता है? गागरोन। अब सांगा गुजरात वालों से लड़ा। गुजरात में जो इस समय राजा था उसका नाम था मुजफ्फर शाह। क्या नाम था? तो लिख लो सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह सेकंड। सांगा दिल्ली में किससे लड़ रहा है? इब्राहिम लोदी। सांगा मालवा में किससे लड़ रहा है? महमूद खिलजी सेकंड। सांगा गुजरात में किससे लड़ रहा है? मुजफ्फर शाह सेकंड। ये अपना मेवाड़, मेवाड़ के टच करता हुआ इधर क्या लगता था आपका? गुजरात। ये मेवाड़ मान लो, ये इधर गुजरात। यहां गुजरात और मेवाड़ के बीच में एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था ईडर। कौन सी रियासत थी? अब तो ईडर गुजरात का पार्ट है ना, ईडर गुजरात राज्य के अंदर आ गया। पहले गुजरात रियासत अलग हुआ करती और ईडर रियासत अलग। और ईडर अपने जोधपुर वाले राठौड़ों की रियासत थी। मारवाड़ के राठौड़ों में से एक भाई कहां बस गया था जाके? ईडर। तो ईडर राजस्थान का ही पार्ट माना जाता था। ईडर में दो बंदे आपस में लड़ पड़े। एक बंदे का नाम था भारमल। एक बंदे का नाम क्या था? एक बंदे का नाम था रायमल। तो ईडर में कौन कौन राजा बनना चाहते हैं? भारमल और रायमल। ये जो भारमल था ये भाग के चला गया मुजफ्फर शाह के पास। किसके पास चला गया? इसने मुजफ्फर शाह को जाकर कहा भाई मुजफ्फर शाह तू मेरी सहायता कर और मेरे को राजा बना दे, और मैं राजा बन जाऊंगा, तू जैसे कहेगा वैसे कर लूंगा। मुजफ्फर शाह को लगा ठीक है, यदि अपने पड़ोस में जो भी राजा है वो अपना डम्मी हो, पड़ोस में जो भी राजा हो अपना कठपुतली हो, पपेट हो, तो ठीक रहता, अपने जैसे कहेंगे वैसी बातें मानता रहेगा। तो मुजफ्फर शाह सेकंड गुजरात से आया, उसने आगे ईडर में राजा किसको बना दिया? भारमल। तो बेरोजगार कौन हो गया? रायमल की शादी की हुई थी सांगा की बेटी के साथ। रायमल की शादी किससे की हुई थी? तो सांगा की बेटी और रायमल दोनों भाग के कहां पर आएंगे? मेवाड़। और सांगा की बेटी ने आगे पूरी बात बताई कि डैडी इनको तो आजकल नरेगा पे जाना पड़ रहा है, हमारी तो हालत खराब कर रखी है। सांगा ने कहा किसने किया भाई ये सब? तो कहा भारमल ने किया। भारमल को कौन हेल्प कर रहा है? तो मुजफ्फर शाह। तो सांगा ने कहा रुको मार रहा हूं। तो सांगा ईडर पर अटैक करता है। ईडर का राजा कौन है? पर भारमल किसके पीछे कूद रहा है? तो उसने मुजफ्फर शाह कहा कि भाई वो आ रहा है, रायमल का ससुर आ रहा है, क्या करना है मेरे को? मुजफ्फर शाह का वहीं बैठा रहे, मैं आ रहा हूं, डर थोड़े लगता आपने को। तो मुजफ्फर शाह आ गया ईडर। अब ईडर में कौन कौन मिलकर लड़ रहे हैं? भारमल और मुजफ्फर। सांगा ने दोनों कूटा और सांगा ने राजा किसको बनवा दिया वहां पे? रायमल। हालांकि थोड़े दिनों बाद रायमल मर ही जाता है। रायमल मर गया तो ये भारमल सांगा के पास गया। इसने कहा मैं भी रिश्तेदार तो लगता हूं, ऐसे क्या करते हो यार, कभी मेरी सहायता करो। तो रायमल के मरने के बाद गुजरात का राजा सांगा बाद में किसको बनवा देता है? लेकिन भारमल रायमल की लड़ाई में सांगा ने किसका साथ दिया था और भारमल का साथ कौन दे रहा था? तो ईडर वाले युद्ध के अंदर सांगा गुजरात वालों को हरा के आता है। तो कोई पूछेगा सांगा और गुजरात के बीच में युद्ध का कारण कौन सी रियासत बन गई थी? ईडर। कौन सी बन गई थी? वो समय था लोदियों में 3 राजा बने थे अपने भारत के अंदर, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। ये लोदी अफगान थे। लोदी कौन थे? और अफगानों में एक व्यवस्था थी कि इनमें राजा वाजा वाला कुछ नहीं होता, बड़ा छोटा कुछ नहीं, सब बराबर है। ये कोई नहीं कि मैं तुर्रम खाऊं, मैं तेरे से बड़ा हूं और मैं तेरे से नीचा हूं, ऐसा कुछ नहीं था। सारे के सारे क्या माने जाते? बराबर। तो बहलोल लोदी पहला राजा बना था जब अफगानों में। तो बहलोल लोदी बहुत सिंपल बंदा था, डाउन टू अर्थ था। वो राजा बन गया था, फिर भी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता, वो बेचारा नीचे ही बैठता। सारे जीते भी उसके अमीर, अमीर तो समझते हो जो मंत्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अमीर। अपने अमीरों के साथ में बैठकर डिसीजन लेता, उनसे बातें पूछता, बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब बहलोल लोदी इतना सीधा था कि उसको अमीर धमका दिया करते और वो रोने लग जाता कई बार।
कि यार तुम कहोगे तो मैं हट जाऊंगा, पर धमकाया तो मत करो यार ऐसे। अब बहलोल लोदी के बाद उसका बेटा बना सिकंदर लोदी। पर सिकंदर लोदी एक प्रकार से राजा का बेटा, उसका बाप बहलोल लोदी राजा था, तो उसमें थोड़ा थोड़ा एटीट्यूड था और वो यूं बराबर नहीं बैठता। उसने थोड़ा सिंहासन वगैरह लगाना शुरू किया और वैसे बैठना शुरू हुआ, इसलिए अफगानों को थोड़ी थोड़ी खुन्नस होनी शुरू हुई। और अफगानों को लगा ये क्या तरीका है, तो ऐसे तू हमें कैसे यार, तू नीचे ट्रीट करता है, तू हमारा राजा बना फिरता है। सिकंदर लोदी के बाद बना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का तो बाप भी राजा था और दादा भी राजा था, तो उसमें एटीट्यूड और है कुछ। तो इब्राहिम लोदी अफगानों को कुछ गांठता ही नहीं था, वो उनको बात तू तड़ाके से बोला था, इधर आ रहे हैं। अफगानों लगता है मैं तेरा चाचा लगता हूं, तो ऐसे तू तड़ाके से कैसे बोल सकता है। तो इब्राहिम लोदी के दो चाचा इससे नाराज हो गए, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। कौन कौन नाराज हुए? आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। और वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा इब्राहिम लोदी को हटाया कैसे जाए। ये वो टाइम था जब भारत पर एक आक्रमणकारी बार बार आक्रमण कर रहा था, बाबर। कौन कर रहा था? और सुनो देखो, बाबर उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। बाबर कहां का रहने वाला था? उज्बेक था बाबर, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। और इनकी राजधानी हुआ करती समरकंद। राजधानी कौन सी थी? उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद, वो इनकी राजधानी हुआ करती। बाबर वहां का उज्बेक है। उज्बेकों में एक नस्ल होती है मुगल। उज्बेकों की नस्ल कौन सी है? मुगल। तो बाबर उज्बेक, और उज्बेकों में भी कौन सा उज्बेक है? वो मुगल है। तो बाबर मुगल था। समरकंद उनकी उज्बेकों की या मुगलों की मुख्य राजधानी है। समरकंद में राजा बन गया बाबर का चाचा। कौन बन गया? बाबर का चाचा। और उसने बाबर को पीट पाट के निकाल दिया वहां से। तो बाबर बेचारा समरकंद से भागा, तो उज्बेकिस्तान से इधर अपनी तरफ आएगा तो अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में काबुल के पास में एक छोटी सी जगह पड़ती, फरगना। कौन सी जगह थी? तो बाबर कहां पर कब्जा किया बैठा था? पर फरगना बहुत छोटा सा था, फरगना से किसी की पार नहीं पड़ सकती थी। बाबर के दिमाग में एक ही चीज कि मेरे को क्या वापस कब्जे में लेना है। अब बाबर, समरकंद का राजा कौन बना? उसका चाचा। अब बाबर फरगना से जाए, समरकंद पर हमला करे, चाचा फिर पीट दे, फिर बेचारा भाग के आ जाए। थोड़े दिन में फिर इधर उधर से थोड़ा बहुत सामान जुटाए, वापस उधर जाए, वो फिर पीट दे। अब हालात ये हो गई कि बाबर के समझ में आ गई कि समरकंद की तरफ तो जाते ही मार खानी पड़ेगी, समरकंद की तरफ तो अपने जा नहीं सकते। तो अब अफगानिस्तान के एक साइड में उधर तो पड़ता है समरकंद, इधर पड़ता है इंडिया, क्योंकि अफगानिस्तान के इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान तब इंडिया का पार्ट हुआ करता। तो अपने इधर तो इंडिया मान लो, उधर क्या मान लो? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में उसकी पार नहीं पड़ रही, तो उसको लगा यार कहां हमले किए जाए? अपने इंडिया। फिर खाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए, तो उसने अपने इंडिया पर हमले करने शुरू किए। इंडिया का मतलब पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वाला टुकड़ा है वहां पर हमले करने शुरू किए। पंजाब, पाकिस्तान में भी कौन से इलाके में? पंजाब। पंजाब हरा भरा प्रदेश था, खुद के वहां काबुल में फरगना, वहां तो कुछ होता नहीं था, मंगते एकदम बुरी तरीके से हालत खराब थी, खाने को दाने हुआ नहीं करते थे। तो लगा यार खाएं क्या, तो कहा इधर पंजाब पर हमले करो। पंजाब अपना हरा भरा प्रदेश था, तो इसने पंजाब पर 4 अटैक किए। कितने अटैक किए? और बेचारा आता वैसे था, भागा भागा आता, यहां पर अटैक किए, छोटे मोटे किसानों के 5-7 थप्पड़ वप्पड़ मारे किसी के, जितना लूट सकता था तो लूटा और वापस फरगना भाग गया। थोड़े दिनों में वो खाया पिया, उधर समरकंद की तरफ फिर हमला किया इसने, यहां से थोड़ा लूट के गया, चाचा ने फिर पीटा, फिर आ गया। फिर लगा अब क्या खाएं, वापस पंजाब की तरफ आया, यहां से थोड़ा बहुत जो मिला लेके वापस गया, वापस थोड़े दिन बिताए, फिर समरकंद की तरफ हमला करता, चाचा फिर पीटता, फिर आ जाता। इसकी बेचारे की दिनचर्या खराब हो रखी थी पूरी दिनों। पंजाब पर 4 हमले कर चुका था। कितने हमले कर चुका? दिल्ली और आगरा में सुल्तान बना कौन बैठा है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा उससे नाराज। आप देखो संयोग देखो, बाबर का चाचा बाबर को उधर नहीं घुसने दे रहा, इब्राहिम लोदी के चाचा इब्राहिम लोदी को यहां हटाना चाह रहे हैं। मतलब चाचा 420 है दोनों तरफ। वो जो इब्राहिम लोदी के दोनों चाचा थे, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, उन्होंने बाबर के पास मैसेज किया, बाबर कहां बैठा हुआ है? उन्होंने कहा क्या रे बाबर, क्या छोटे छोटे हमले करता है, पंजाब पे आया हाथ लगा के भाग गया, क्या लाइन टच करता है कबड्डी की, दिल मांगे मोर कभी आ गया। आप पंजाब से थोड़ा आगे बढ़, हम तेरी सहायता करेंगे, चिंता मत कर। और तू तो इब्राहिम लोदी को मार दे, और तू दिल्ली आगरा की तरफ आ, इब्राहिम लोदी को मार दे, दिल्ली आगरा में तेरे को खूब धन मिलेगा। और इब्राहिम लोदी को मार देगा तो हम तो बन जाएंगे दिल्ली आगरा के राजा, और तेरे को क्या मिल जाएगा? धन। तो बाबर ने कहा पक्का यार तुम साथ दोगे? तो ये नहीं हो कि मैं आऊं तुम साथ नहीं दो। अफगानों ने कहा हम तैयार हैं, हम तो इस इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं, ये बड़ी दादागिरी दिखाता है। तो बाबर उधर से आगे बढ़ता है, पंजाब से आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। अब पंजाब से आगे बढ़ेगा तो अपना क्या आएगा? हरियाणा। इब्राहिम लोदी को पता चला कि बाबर आलम खान लोदी दौलत खान लोदी के बुलाने पे हरियाणा की तरफ आगे, दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो बेचारा आगे बढ़ा। अब आप दिल्ली से इधर जाओगे तो हरियाणा, वो पंजाब से आएगा तो हरियाणा, इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है पानीपत। कहां होती है? पानीपत का पहला युद्ध। इब्राहिम लोदी लड़ता है,
पर बेचारे के चाचा ही साथ नहीं, परिवार ही साथ नहीं, घर वाले बाबर से जाके मिल गए तो इब्राहिम लोदी न केवल हारता है बल्कि लड़ता हुआ मारा जाता है। सल्तनत का एकमात्र राजा जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था वो राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। उसके भाई सर्वस्व का सवाल आ गया था ना भाई, अब तो हार या जीत का मतलब था कि दिल्ली पे कब्जा, तो बेचारा खुद ही लड़ा जाके, और खुद लड़ा तो उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो बाबर ने कहां पर कब्जा कर लिया? दिल्ली और आगरा। भाई लोदियों के पास दो बड़ी जगह थी, कौन कौन सी? दिल्ली और, तो दिल्ली और आगरा कब्जा कर लिया। अब शर्त क्या थी? बस दिल्ली आगरा में धन मिलेगा, वो तो कौन ले लेगा? बाबर। और राजा किसको बना देगा? दौलत खान और आलम खान को। पर बाबर का यहां आने के बाद मन बिगड़ गया। उसको दिल्ली आगरा में इतना धन मिला, इतना भयंकर धन मिला कि उसकी 7 पुश्तों ने नहीं देखा था। वो एकदम मंगती कौम से आए हुए, वहां से रुपए देखे हुए थे नहीं। यहाँ पे जब रुपए देके उसने भयंकर, तो वो गया ही नहीं वापस। उसने कहा मैं यहीं रहूंगा। वो अपनी डायरी में लिखता है, अब हमें दिल्ली की गरीबी फिर नहीं चाहिए, अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए। क्या मैं काबुल वाली गरीबी के अंदर वापस है? उसने कहा लिचड़ पड़ने वाली जिंदगी खूब जिली, अब ऐस करेंगे यार, अब अपने दिल्ली और आगरा के अंदर रहेंगे। कहते बाबर को यहाँ पे इतना धन मिला था, इतना ज्यादा धन मिला था कि उसने काबुल के हर एक आदमी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। कितना रुपया मिला होगा उसको दिल्ली और आगरा से। अब लोदियों का राज खत्म और दिल्ली और आगरा पे मुगलों का राज आ गया। किसका राज आ गया? मुगलों का राज आ गया। दिल्ली और आगरा पर जब उसने कब्जा किया तो आगरा के पास में किला पड़ता है बयाना। कौन सा किला है? उसने बयाना पे कब्जा कर लिया, बयाना अपने राजस्थान की तरफ। जब उसने बयाना पे कब्जा किया तो संगा के कान खड़े हुए, और सांगा को लगा कि अच्छा मतलब तुम इधर राजस्थान की तरफ आने के प्रयास करोगे। तो सांगा इधर से चित्तौड़ से बयाना की तरफ जाता है। किधर जाता है? उसको यह था कि नहीं, ये आगरा तक की टेरिटरी मेरी है और यहां तक मैं टैक्स लेता हूं। इवन उसने इब्राहिम लोदी के दिल्ली के आसपास तक के 200 गांवों पर कब्जे कर रखे थे। इब्राहिम लोदी को सांगा कुछ समझ ही नहीं रहा था। सांगा मतलब जब जी में आता तब दिल्ली के आसपास के गांव से टैक्स लिया करता। उसने 200 गांवों तक वहां पर कब्जा कर रखा। लेकिन जब बाबर ने बयाना पर कब्जा किया तो सांगा ने कहा भाई रुक तू, मैं आ रहा हूं इधर। बाबर ने अपना एक बंदा बयाना के किले में बिठा रखा था, उस बंदे का नाम था मेहंदी ख्वाजा। बंदे का नाम क्या था? तो मेहंदी ख्वाजा ने बाबर के पास आगरा मैसेज किया कि भाई इधर से कोई सांगा नाम का एक आदमी है और वो युद्ध करने के लिए आ रहा है, सेना बड़ी बता रहे हैं उसकी, तो तू बता मैं किला खाली करूं, किले में बैठा रहूं, और मुझे नहीं लगता पार पड़ेगी। तो बाबर ने कहा रुक तू वहीं रुक, अपने किला खाली नहीं करना, मैं और सेना भेज रहा हूं। तो बाबर अपना एक सेनापति और भेजता है यहाँ पे, सुल्तान मिर्जा। कौन सेनापति भेजता है? अब बयाना के किले की रक्षा के लिए बाबर की तरफ से कौन कौन दो बंदे? मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा। किसके खिलाफ लड़ना है इन दोनों को? सांगा। सांगा गया, सांगा दोनों को पीटा। किस किस को? मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा। तो कौन से युद्ध में? लिखो बयाना का युद्ध, बैटल ऑफ बयाना। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527, वैलेंटाइन डे के ठीक 2 दिन बाद। बयाना भरतपुर में अपने एक जगह पड़ती है। यहां पे सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई हो रही थी। बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर। तो ये बेचारे वापस भाग के गए, मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा। इन्होंने बाबर को कहा कि यार पीट दिया, हमने तेरे को कहा था किला खाली कर देते हैं, उस किले पे तो उसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। बाबर बाबर समझदार आदमी था, यूं धैर्यवान आदमी था। बाबर ने कहा कोई नहीं, किले पे कब्जा कर लिया, अपने लड़ेंगे, अपने किला वापस छुड़वाएंगे। तो बाबर वहां से सामने आता है वापस लड़ने के लिए। सांगा को लगा कोई नहीं, आ जा तू, मैं यहीं बैठा हुआ हूं। तो सांगा और बाबर के बीच में फिर एक लड़ाई होती है, खानवा। कौन सी लड़ाई होती है? लिखो खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। वहीं भरतपुर में एक जगह पड़ती है। इस युद्ध के लगभग 1 महीने बाद 17 मार्च 1527, ये तारीख याद रखना। वो तारीख बाकी याद रहे नहीं रहे, खानवा वाली तारीख याद रखना, ये कोई पूछ लेंगे। खानवा भी कहां पर पड़ता है आपका? भरतपुर में, बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध कब हो रहा है? खानवा का युद्ध बताओ देखे। 17 मार्च 1527। लिख लो, बाबर वर्सेज सांगा। अच्छा एक पहले रुकना, कब हो रहा है खानवा का युद्ध? कब हो रहा है? 17 मार्च 1500। कभी नॉर्मली आपसे पूछे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च 1527। कभी कोई स्पेसिफिक पूछे कि श्यामल दास जी के अनुसार यह युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च। वीर विनोद जो किताब कल मैं बता रहा था, वीर विनोद में इसकी डेट क्या लिखी हुई है? 16 मार्च। स्पेसिफिक पूछे कि वीर विनोद के अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च। बिना वीर विनोद दिए पूछे तो हमेशा क्या बताना है? 17 मार्च। क्वेश्चन में लिख लो वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च, अकॉर्डिंग टू वीर विनोद।
एक कारण बाबर अपनी डायरी के अंदर लिखता है। बाबर की डायरी है जिसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? वो डायरी है, डेली डायरी है, डेली मेंटेन करता था उसको। तो अपनी डायरी के अंदर एक बात लिखता है वो लिखता है कि जब मैं फरगना में था, जब मैं बता रहा था मैं कौन सी जगह थी, फरगना, कि जब मैं फरगना में था, कहां गया, वो लिखता है कि जब मैं कहां पर था, फरगना, जब मैं फरगना में बैठा था तो एक दिन सांगा ने मेरे पास लेटर भेजा। किसने लेटर भेजा? सांगा ने मेरे पास लेटर भेजा कि भाई बाबर, तू फरगना से इंडिया और अपने दोनों मिलके इब्राहिम लोदी से लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? इब्राहिम लोदी से, क्योंकि यार इब्राहिम लोदी मुझे डेली डेली तंग करता रहता है और मेरी इब्राहिम लोदी के खिलाफ पार नहीं पड़ रही। तू आजा, अपने दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी से लड़ेंगे और इब्राहिम लोदी को मार देंगे और तू दिल्ली और आगरा रख लेना। ऐसा कौन लिखता है? बाबर लिखता है कि मुझे भारत में किसने बुलाया है? सांगा ने। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के। और वो कहता है कि मैं आ गया सांगा के कहने पे, लेकिन जब मैं पानीपत के पहले युद्ध में लड़ रहा था तो मैंने सांगा के पास में कई लेटर भेजे, लेकिन सांगा ने मेरे किसी भी लेटर का जवाब नहीं दिया और अफगानों के खिलाफ मेरी कोई भी सहायता नहीं की। पानीपत के युद्ध में मेरी मदद करने के लिए नहीं। मैं इसको सबक सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि वादा खिलाफी क्या होती है। वादा खिलाफ समझ गए? मेरा प्रॉमिस तोड़ा इन्होंने और मैं इसको वचन भंग करने का सबक सिखाऊंगा इसको। ऐसा बाबर लिखता है। ऐसा कौन लिखता है? ये बात बाबर के अलावा किसी ने नहीं लिखी। उस समय के न तो किसी भारतीय इतिहासकार ने इस बात को मेंशन किया कि सांगा ने बाबर को बुलाया था, न कोई फारसी इतिहासकार इस बात को लिखता है। बाबर की साइड वाला कोई इतिहासकार भी इस बात को नहीं लिखता कि बाबर को भारत में किसने बुलाया था, सांगा ने। उल्टा सब ये लिखते हैं कि बाबर को भारत में बुलाने वाले थे आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। कौन कौन थे? और फिर इस बात पर वैसे भी हंसी आती है कि बाबर लिखता है कि सांगा ने मुझे इब्राहिम लोधी के खिलाफ बुलाया और सांगा ने मेरे पास लेटर लिख के कहा कि इब्राहिम लोधी मुझे तंग करता है। ये इब्राहिम लोधी जिसको उसने 2 बार खातोली और बाड़ी में भगा भगा के मारा, 17 और 18 में, पानीपत तो हुआ है 26 में। उससे पहले तो पीट चुका था उसको। तो ये बाबर केवल अपने आप को जस्टिफाई करता है कि बाबर को जब यहां सांगा पर अटैक करना था तो वो अपनी डायरी में लिखता है कि भाई मैं सांगा पर अटैक करने क्यों जा रहा हूं, तो कहता मुझे सांगा नहीं बुलाया था। किसने बुलाया था? सांगा ने। बाकी उसको सांगा नहीं बुलाया, उसको किसने बुलाया? आलम खान लोधी और दौलत में दोनों आमने सामने आके बैठे हुए, एक तरफ बाबर बैठा हुआ और एक तरफ कौन बैठा हुआ? सांग। बाबर के पास सेना कम थी, सांगा के पास में सेना ज्यादा थी, पर बाबर को कॉन्फिडेंस था। बाबर के पास में तोपें थी। क्या थी? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में पहली बार को तोप लेके आया था तो बाबर। बाबर से पहले नॉर्थ इंडिया की किसी भी लड़ाई में बारूद का प्रयोग ही नहीं हुआ था। अपनी लड़ाइयां तलवार भाले और तीर कमानों की थी। तीर कमान लड़ेगा, भाले से भाले वाला लड़ेगा और तलवार से तलवार वाला लड़ेगा। पहली बार ये बंदूक और तोपे यदि कोई लेके आता है उत्तर भारत के अंदर, बारूद कोई लेके आता तो वो कौन बंदा था? बाबर। यहाँ पे तोपे लेके आ गया था, उसे कॉन्फिडेंस था कि यार तोपों से मार देंगे अपने। तो वो अपनी कम सेना के बावजूद खानवा के अंदर आके बैठता है। इधर संगा बैठा हुआ सामने अपनी बड़ी सी सेना लेके। कई दिन दोनों ने तैयारियां की आपस में, महीने भर का टाइम मिला। बयाना और खानवा के बीच महीने भर का टाइम। महीने भर के टाइम के बाद मान लो इसे खानवा हुआ है 17 मार्च को, तो 16 मार्च को बाबर ने अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि सैनिकों, कल अपने सांगा के खिलाफ लड़ेंगे और कल दुश्मन को बता देंगे कि हम क्या चीज है। हाउस द जोश? सबने कहा लो सर। कैसा है? लो हो रखा है। क्यों, क्या बात हुई? बाबर के सैनिक युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, वो खानवा युद्ध में भाग लेना नहीं चाहते थे। सैनिकों के साथ में 2 प्रॉब्लम। एक तो बाबर जब सैनिकों को अफगानिस्तान से लेके आया था, फरगना से लेके जब आया था, तब उनको उसने सैनिकों को यह कह के इकट्ठा किया था कि अपने भारत चलेंगे, भारत चल के अपने इब्राहिम लोदी को हराएंगे, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद अपने दिल्ली और आगरा को लूटेंगे और दिल्ली और आगरा से मां आपके लिए धन और महिलाएं लाएंगे। क्या क्या लेके आएंगे? धन और महिलाएं। यहां हंसने की बात है, आप सोचिए कितनी क्रूर सोच है। जब आज तालिबान वालों को देखते हैं कि उस साइड के लोग अभी तक भी उतने क्रूर पड़े, तब लगता है कि बाबर और कितना क्रूर रहा होगा यार। उस साइड के लोग कितने वैसे दरिंदे टाइप के रहे होंगे कि सोच ये है कि वहां चलेंगे और वहां से क्या लेके आएंगे? महिलाएं लेके आएंगे। तो फौजी बेचारे इस चक्कर में आए थे कि वहां लूट का धन मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगी? महिलाएं। अब यहां आने के बाद में बाबर को इतना ज्यादा धन मिल गया कि उसका जाने का मन ही नहीं किया। अब बाबर तो नहीं जाना चाहता, पर बेचारा जो फौजी अपना घर छोड़ गया वो तो जाना चाहता है। और फौजी को लगता था 26 में आए थे 27 आ गया, कितने दिन तक गाने गाएंगे, संदेश से आते हैं, घर तो जाना पड़ेगा वापस। इसलिए फौजी एक तो घर जाना चाहते हैं। दूसरा, इस पिछले 1 महीने के दौरान मुसलमान राजाओं की एक बहुत अच्छी खासियत हुआ करती, दुश्मन की जासूसी करवाते। जब सांगा की जासूसी करवाई तो पता चला सांगा के बारे में कि सांगा का एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, उसके शरीर पे 80 घाव है। कितने घाव है? तो सांगा के बाबर के जो सैनिक थे उसने बाबर को कहा
कि मूर्ख, वो जो सामने आदमी आ रहा है ना, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, उसके बावजूद लड़ने आ रहा है, तो मिनखों में तो नहीं आता, डाकी है। उसके बावजूद वो तेरे से लड़ने आ रहा है, तो इसमें तेरा घाटा उसका, और मर जाओगे फालतू में। और उसने कहा कि इस आदमी की हमने अब जासूसी कराई तो पता चला है कि आज दिन तक इसके सामने जो आया उनको भगा भगा के मारा इसने। और पूछ अपने मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा से, इनका तो पूरा वीडियो पड़ा है, इनकी धोतियां खोल ली थी थोड़े दिन पहले उसने। क्यों मरवाने जा रहा है यार फालतू में, और क्यों लड़ाई कर रहा है आपने? बाबर को लगा मामला हिल गया, और यदि फौजी लड़ेंगे नहीं तो अपने लड़के क्या करेंगे? तो बाबर अपने फौजियों को जोश दिलाने के लिए एक शानदार सा भाषण देता है, और बाबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ता है? सैनिकों का दिख रहा है, तुम्हें क्या लड़ता है? बाबर साम्राज्य विस्तार के लड़ता है कि हाँ, फरगना से यहां और तो किस लिए आए हो? गुलगुले खाने तो आए नहीं, साम्राज्य विस्तार करने आए हो। और सैनिकों ने कहा कि साहब हमें सब पता है, आपको खुद का साम्राज्य विस्तार करना है, खुद को धन चाहिए इसलिए लड़ाई कर रहे हो। और बाबर ने कहा कि तुम गलत सोचते हो। बाबर ना खुद के लिए लड़ता है, ना अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है। ये मजहब की लड़ाई है, ये जिहाद है। ये क्या है? जो धर्म के लिए लड़ाइयां होती उनको क्या बोला करते थे? बाबर ने कहा बाबर जिहाद के लिए लड़ता है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक, पहाड़ों, मैदानों, मरुस्थलों, घाटियों में सब जगह इस्लाम की पताका फहराई जाए। बाबर इसलिए आया है। यदि तुम लोग लड़ोगे तो वेल एंड गुड, यदि तुम लोग नहीं लड़ना चाहते तो ये मत समझना कि बाबर नहीं लड़ेगा, बाबर कल अकेला लड़ेगा। बाबर यदि जीत गया तो बाबर गाजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे योद्धा जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ते उनको क्या बोलते? धर्म वाली लड़ाइयों को तो क्या बोलते? जिहाद। और जो धर्म के लिए लड़ते उनको क्या बोलते? तो बाबर यदि जीत गया तो बाबर गाजी बन जाएगा, और बाबर यदि नहीं भी जीता तो अभी बाबर को जन्नत नसीब होगी, और जन्नत में बेहतर हूरे बाबर का इंतजार कर रही। लड़ाई करवाने के लिए ये काम थोड़े ठीक थे। हिंदू भी ऐसा कहते, हिंदू कहते हैं कि जो युद्ध में लड़ते हुए मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। कहां पर जाते हैं? और स्वर्ग में अप्सराओं का डांस हो रहा है, स्वर्ग में सोमरस की नदियां बह रही है। एक मुसलमान कहते युद्ध में जो लड़ता हुआ मरता है वो जन्नत जाता है, और जन्नत में बेहतर हूरे हैं, बेहतर परियां उसका इंतजार कर रही है। मुझे लगता है यार उस स्वर्ग का या जन्नत का लिंगानुपात कितना अच्छा है। एक आदमी पे बेहतर लुगाई है, सेक्स रेशियो भयंकर बढ़ा हुआ है वहां का, विमेन एम्पावरमेंट है अपने आप में। तो बाबर ने वैसा भाषण दिया उनको कि भाई यदि मैं जिंदा रहा, मैं जीता, तब तो क्या बन जाऊंगा? गाजी। मर भी गया तो मुझे क्या नसीब होगी? जन्नत नसीब होगी। थोड़ा यूं मजहब की इस प्रकार की बातें की तो सैनिकों में थोड़ा जोश आया, धर्म की ऐसी बातों से जोश आया। तो बाबर को लगा मामला थोड़ा ठीक है। एक कोई फौजी साहब थोड़ा दिमाग लगा दे, फौजी साहब खड़े, फौजी साहब ने कहा रुक रुक रुक, अरे भाई रुक, एक बात, भाषण बाद में देना, एक बात सुन। तू ये कह रहा है कि मजहब की लड़ाई है, अल्लाह की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, तो अल्लाह ताला तो ये भी फरमाते हैं शराब पीना हराम है और दारूड़ी है। बाबर सारे दिन पिया हुआ रहता था, एनी टाइम बाबर नामा पढ़ लो, जगह जगह उसके दारू के अलावा कोई वर्णन नहीं है। वो जगह जगह लिखता है आज मैं सुबह सुबह खड़ा हुआ और शरीर टूट रहा था भयंकर, फिर मुझे लगा यार दो एक लिटिल लिटिल ले लेने चाहिए। दोपहर में मेरे पीने की कोई भी मूड में नहीं थी, पर रिश्तेदार आ गए, अब रिश्तेदारों को सूखा खाना तो क्या ही खिलवाया जाए, उनके चक्कर में मैंने 2 पैक लिए। शाम को तो थोड़ा मौसम ही ठंडा हो गया था, शाम होती इसलिए फिर मैंने 4 पैक लगा ली। पूरे दिन पिया हुआ रहता। और बाबर जब ये भाषण दे रहा था तब भी उसके हाथ में गिलास था। ऐसा भाषण आदमी पी के दे सकता है? तो किसी ने कहा अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मुसलमान के लिए शराब पीना हराम है, दारूड़ी है, सारे दिन शराब पीता है, तेरे लिए मजहब की बातें करना बहुत बुरी बात है, तू तो ये धर्म का नाम मत लिया कर। और बाबर ने अपना गिलास फेंका। बाबर ने कहा बाबर कसम खाता आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। लोगों ने कहा सर वो अंदर पेटी पड़ी है। बाबर ने कहा बाहर लाओ, सारी फेंक दो। बाबर ने शराब की बोतलें तुड़वा दी थी सारी की सारी। एक फौज साहब और खड़े और उन्होंने कहा बाबर एक बात और सुन, कुरान शरीफ ये भी कहती है कि किसी भी मुसलमान राजा को मुसलमान व्यापारी से कर नहीं लेना चाहिए, मुसलमान राजा को मुसलमान व्यापारी से कर। और बाबर एक टैक्स लिया करता, तमगा। कौन सा टैक्स लेता? तो यार तू ये इस्लाम की बातें कैसे कर सकता है, तू मुसलमानों की बातें कैसे कर सकता है? बाबर ने कहा बाबर प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा कर। इस युद्ध से पहले बाबर युद्ध को क्या करार देता है? क्या नहीं पीने की सोगने खाता है? और कौन सा कर हटा देता है? किससे लिया जाता था?